हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपीएससी वीडियो एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट साथ के उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन कह रहे हैं कि आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है? कह रहे कि ये नंबर विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, या किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, या करें कि मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला क्या होता है? ये एक लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर सही हो जाएगा। आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है भी? मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला क्या होता है? एक लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवि इसमें आपको बताना है कौन से हैं। कह रहे जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, कि बिहारी हैं, कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो बताइए भी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? रीतिकाल के प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी लाल हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये किस युग के कवि हैं? ये छायावाद के हैं। छायावाद युग के कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है। देखिए, बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना है वो बिहारी सतसई लिखे हैं। क्या भाई? बिहारी सतसई। ठीक है। आइए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन होगा, बताइए भी। आगरा, देखिए, आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या भी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, बहुवचन नहीं होगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जैसे राम हो गया, नाम हो गया, तो उनके जो हैं, और किसी शहर का नाम हो गया, तो उनके आप जो है बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरा आपको और चौथा वर्ण बताना है। इसमें हर जो है वर्ग के में कौन सा व्यंजन आएगा? इसे क्या कहते हैं? कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, या घोष व्यंजन, या अघोष व्यंजन। बताइए भी कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तो महाप्राण व्यंजन, देखिए, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है। जैसे देखिए, ज़्यादा बोलने पे जैसे ज़्यादा हवा निकलती है, खा, तो आपका खा नंबर क्या? हर वर्ग का दूसरा, और घा जो है, घा चौथा व्यंजन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो खा और घा, तो हर वर्ग का जो है दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जब इन्हें आप बोलेंगे तो ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है। तो इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अल्प प्राण क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन वो होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इसके जो है कौन आते हैं? पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पाँचवा व्यंजन। पहला, तीसरा, जैसे का हो गया, ग हो गया, अंगा हो गया। तो इनको देखो बोलने पर हवा ज़्यादा नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार आपका पहला, तीसरा, चौथा ये व्यंजन कौन कहलाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। देखिए, इसको हटाते तो और देखिए, अब देखिए, घोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन क्या होता है? या जो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा व्यंजन क्या कहलाता है? वह घोष कहलाता है। घोष या सघोष कहलाता है। ठीक है। जैसे आपका गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। तो ये आपके कैसे कहलाएंगे? ये जो है घोष या सघोष कहलाएंगे। चलिए देखिए, अघोष व्यंजन देखिए क्या होता है। अघोष व्यंजन क्या होता है? तो इसमें जो हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन जो है आपका क्या कहलाता है? वे अघोष कहलाता है। जैसे का हो गया,
खा हो गया। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा इतना। तो आइए चलते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप आपको कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध रूप आपको बताना है। ऑप्शन करें कि वंदना, वंदना, वंदना या वंदना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा। देखिए वंदना ये भी आपका सही है और वंदना ये भी सही है। तो इसमें आपका बी और डी जो है दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और डी दोनों सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला करेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। करें कि अनुनासिक, अननासिक या अनुनासिक या अनुनासिक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध शब्द वाला। तो कौन सा हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। अनुनासिक जो होता है इसका सही शब्द वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अगला है कहने कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। करें कि अन्य प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण या अन प्लस वेषण। तो कौन सा हो जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। अनु प्लस ऐषण जो है अन्वेषण होता है। तो यहाँ पे यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कौन सी संधि हो जाएगी। करें स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो यशोदा में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि। विसर्ग संधि। तो ऐसा यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशः, यशः प्लस दा, तो यशोदा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि मृग नयन में समास आपको बताना है। मृग नयन, तो बताइए। तो मृग नयन का समास विग्रह क्या होगा। मृग के सादृश्य नयन। कौन सा हो जाएगा। कहें कि अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो कौन सा हो जाएगा इसमें। तो देखिए मृग नयन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा। कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास का क्या होता है। प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है आपका संज्ञा कहते हैं, जिसे आप विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है। कहने का मतलब दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ देते हैं, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कहने कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका होता है पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर में क्या है। बहुव्रीहि समास है, जिसका आप समास विग्रह करेंगे पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण, मतलब किसी तीसरे का अर्थ प्रदान करता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, लंबोदर। ठीक, देखिए आइए अगला देखिए। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। कहें तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो कौन सा हो जाएगा ये सब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहें कि प्रत्युत्पन्न शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है। कहें प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है या प्रत्युत है। कौन सा हो जाएगा। तो प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग देखिए, इसे आप विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस उत, उत प्लस पन्न। ठीक, तो इसका आपको यहाँ पर प्रति उपसर्ग आएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। करें कि औ, आ,
अन या अल, तो कौन सा हो जाएगा? अल उपसर्ग हो जाएगा, अल उपसर्ग हो जाएगा, बत्ता आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहीं निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय ना लगा हो, वह जो है कौन सा शब्द है? तो प्रत्यय आपके मूल शब्द के बाद में आता है। कहें कि दर्शनी, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, दुर्गुण। तो दुर्गुण में जो है प्रत्यय रहित है, इसमें दुर्गुण में दुर उपसर्ग लगा है। क्या है? दुर उपसर्ग लगा है, दुर प्लस गुण, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या लगा है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए ये जो है बी नंबर जो है प्रत्यय रहित शब्द है, दुर्गुण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भिक्षुक में उक प्रत्यय है, कौन सा? उक प्रत्यय है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहें कि गधा शब्द का तत्सम रूप है, तो गधा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी, डी नंबर सही हो जाएगा, गर्दभ। गर्दभ जो है गधा का तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं तद्भव शब्द है, इसमें से आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। कहें कि सुर्ख, सत, ढाई या भक्त, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर से हो जाएगा, ढाई जो है आपका कैसा शब्द है, या जो है तद्भव शब्द है। देखिए भक्त का तत्सम क्या होता है? भक्त एक तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? भगत, भगत। और सत का तत्सम क्या होगा? 100। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह कि पीपल शब्द तत्सम रूप है, पीपल का तत्सम रूप आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा, पीपल जो है इसका तत्सम हो जाएगा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? 18। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? डी नंबर से हो जाएगा, शक्कर। शक्कर जो है इसका तद्भव है। ठीक है, तद्भव जो है शक्कर शब्द तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? शर्करा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहने कि 600 शब्द में संज्ञा शब्द है, कहने कि भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या पदार्थवाचक है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 600 में कौन से शब्द संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और जैसे और भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे वीरता होता है, वीरता, गुरुत्व, मौन, तो ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आएंगे। अगला देखिए, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक, देखिए सभा, देखिए सभा भी आपकी समूहवाचक होती है। कक्षा में ढेर सारे बच्चे रहते हैं, तो कक्षा भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ में ढेर सारे लोग रहते हैं, तो भीड़ भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। देखिए दौड़ जो है ये तो एक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम, कहने कोई, देखिए सिंगल है, सब, कुछ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम कुछ ना कुछ हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कहने नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? कहने लड़का आया, इसमें विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। वह गुलाब के फूल लाया, नहीं, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अगला देखिए, वह लड़का फूल देकर चला गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर सही है, पसंद है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। पसंद है आपका जो है विशेषण यूज हुआ है, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहने कि हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में, कहने कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया, कौन सा हो जाएगा? तो
ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, नाम धातु क्रिया है। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है? देखिए संज्ञा या विशेषण, शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो किससे? संज्ञा या विशेषण। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया जो है वो है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हो गया रंगना, रंगना, दुखाना, बतियाना। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है नाम धातु क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, करें उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? करें कटोरा, दूध, भर, पिया। तो बताइए भाई तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। भर जो है आपका क्या हो जाएगा? भर अव्यय जो है शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा। कहें कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना। चलिए देखिए, कहें क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, या जो है अव्यय है। तो ये कैसा अव्यय है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है या दो शब्दों का जोड़ने का काम करता है। जैसे और हैं, जैसे पर हैं, परंतु है, किंतु, किंतु, लेकिन, लेकिन, मगर, बल्कि। ये जो है आपके कौन से होते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं जो दो शब्दों के जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कहें कि आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गति या यमपुर। देखिए नहीं वाला आपको बताना है नरक का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग जो है नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आत्मोत्सर्ग किसका पर्यायवाची है? ये बलिदान का है। किसका? बलिदान का हो जाएगा। ठीक है, बलिदान का। और देखिए प्राणोत्सर्ग भी बलिदान का पर्यायवाची है, और प्राणहुति जो है ये भी बलिदान का शब्द होता है। ठीक है, वो पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार जो है आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। और यमलोक जो है, यमपुर है, दुर्गति जो है ये नरक का पर्यायवाची है। अगला है, करें ईंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ईंख का पर्यायवाची जो नहीं है। देखिए पैडी, तो ये आपका ईंख का पर्यायवाची है, सही है। देखिए ये नहीं है। अगला करें रसद भी है और रसाल भी है। तो साखी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है ईंख का पर्यायवाची नहीं है। तो साखी भी किसका पर्यायवाची है? तो ये वृक्ष का पर्यायवाची है। क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए ईंख को रसखंड भी बोलते हैं, रसदंड, रसदंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, गौरव का विलोम शब्द है। करें कि लाघव होता है, लघुत्व होता है, लघुता होता है या लघुत्तम होता है। कौन सा हो जाएगा? तो लाघव का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौरव का विलोम जो है लाघव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि रोपण का विलोम शब्द निम्नलिखित कौन सा है? देखिए रोपण मतलब जिसे कहते हैं ना पेड़ पौधा रोपण। तो इस प्रकार आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, उन्मूलन करना, मतलब नष्ट करना। ठीक है, अगला है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहें दूध का रंग स्पेस है, कहें काला है, सफ़ेद है, नीला है या भूरा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। दूध का रंग कैसा है? सफ़ेद है। ठीक है, अगला है, करें आज आकाश में स्पेस छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। करें कि जलज, जलधि, जलद, नीरज। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, जलद। जलद माने क्या होता है भी? बादल। क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे आप जलद भरेंगे। आज आकाश में जलद अर्थात बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा।
अगला है, कहें जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। कहें कि द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, या किंग कर्तव्य विमूढ़, या द्विविधाग्रस्त। द्विविधाग्रस्त कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ जो है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके के लिए एक शब्द है। अगला है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? यानी कि दुराग्रह, अनाग्रही, या दुराग्रही, या कुआग्रही। कौन सा हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। दुराग्रही जो है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला एक शब्द हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यानी कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, लापता होना। तो गूलर का फूल देखिए जल्दी से दिखता नहीं, तो वही हो जाएगा। तो ये लापता होना, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुगंध, कहीं सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहीं होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइए। करें होनहार बालक सुंदर होता है नहीं, सुंदर बालक होनहार होता नहीं। करें होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सही कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? किस तरह का वाक्य है बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? करें सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, या प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ये जो है मिश्र वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए ये समानता जो होते हैं, ये जो है कि, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, क्योंकि आदि जो है योजक का प्रयोग इनमें किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहने कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह जो है एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप आपको बताना है। सरल रूप इसमें कौन सा हो जाएगा? करें कि क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए, देखिए सरल नहीं होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, इसका सरल रूप हो जाएगा। आगे देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य इसमें सही? करें कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। फिर कह रहे हैं कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, या सी नंबर कह रहे हैं कि श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या डी नंबर कह रहे हैं श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, देखिए वापस लौटे, पहले में क्यों गलतियाँ हैं? वापस लौटे क्योंकि वो लौटे जो है इसी में समाहित है, तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पर आपका गलती है। ठीक है, यहाँ पे आपका गलती हो जाएगी। ठीक है, लौटे शब्द में ही वापस जो है क्या होता है? समाहित होता है, तो इसलिए यहाँ पर गलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग है, करें कि दादी से चला नहीं जाता।
करें मोहन से खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, या मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो है भाववाचक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में से कौन सा कारक है? चलिए, करें कि कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या कर्ता कारक है? तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। देखिए, संप्रदान कारक क्या होता है? जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इसका चिन्ह जो है को के लिए होता है, को के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, तो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ कर्ता जो है किसी के लिए कुछ कार्य कर रहा है, किसी के लिए कार्य कर रहा है, तो क्या कर रहा है? राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, या अपादान कारक? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए, अधिकरण में पर किसका चिन्ह होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर में पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक। तो इसमें तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। देखिए, अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, अगला है, कह रहे कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कह रहे क्षमा, घटना, क्षेत्र, या रीति? तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। वो केवल क्या है? पुल्लिंग है, और सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कह रहे प्रकृति, दुपट्टा, पुष्टल का, हीरा। तो मैं आपको स्त्रीलिंग आपको यहाँ पर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर से हो जाएगा, प्रकृति जो है आपका कैसा शब्द है? या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और सब आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। देखिए, पुस्तक पढ़ी है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ के सही, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ लिए, कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर से हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया में होने या करने की पूर्णता का बोध हो, वहाँ पर वर्तमान काल होता है। ठीक, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, सब कुछ समाप्त हो गया, युक्त विशेषण प्रकार बताइए। करें संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। सब कुछ समाप्त हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया, यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण आपके 4 भेद होते हैं, जिसमें संख्यावाचक के 3 भेद होते हैं। एक निश्चितवाचक संख्या होता है, एक अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, और एक परिमाण बोधक विशेषण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें निम्न में से सही वर्तनी होगी। सही वर्तनी वाला आपको यहाँ शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा? करें कि आनुषांगिक, या अनुषांगिक, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आनुषांगिक जो है इसका वर्तनी सही हो जाएगा, तो ये खटकोण वाला सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी अंग्रेजी उर्दू, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी जो है भारत की संघ की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो हिंदी
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर। चलिए आइए देखते हैं। अगला है, कह रहे कि किस तिथि को भारत के संविधान में किन्हीं को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त की, हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? बताइए, तो हिंदी को किस में? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को जो है भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, देखिए राष्ट्रभाषा गलत होता है, राजभाषा कभी भी लिखा रहेगा तो वो नहीं है, तो इसकी राजभाषा माना गया है। ठीक है, राजभाषा माना गया है अनुच्छेद 343 में के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए 14 सितंबर 1949 को जो है इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर विश्व हिंदी दिवस मना बताया पूछे भी कितने? 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश। ठीक, तो इस प्रकार आपके टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।